हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता है जीके और जीएस का। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मिडविल हिस्ट्री। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग करेंगे ज्योग्राफी और लास्ट में आपको मिलेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो मिडविल हिस्ट्री के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी 20 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। टोटल आज के सेट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि 20 में से हिस्ट्री में आपका कितना स्कोर रहा, ज्योग्राफी में कितना स्कोर रहा और कंप्यूटर में कितना स्कोर रहा। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इसके साथ साथ ही ओवरऑल 50 में से आपका कितना स्कोर बना, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। स्कोर जितना ही अच्छा है, दैट मीन्स तैयारी उतनी ही अच्छी चल रही है। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी और आप लोग अपनी क्लास को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करिएगा। और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो देखिए, पांड्यों की राजधानी जो है मदुरै थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर एक सूची दे रखी है और सूची को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ राजा हैं, दूसरी तरफ राजवंश दे रखे हैं। तो सिंह विष्णु पहला है। सिंह विष्णु कौन से वंश का राजा था? राजवंश का। तो सिंह विष्णु मैच हो जाएगा आपका पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश का राजा था कौन? सिंह विष्णु। उसके बाद आता है नेडियन। नेडियन जो है पांड्य वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर 4 से इसको मैच कर देंगे। कारिकल जो है, कारिकल चोल राजा था। कारिकल का अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला। ठीक है, जले हुए पैरों वाला इसका अर्थ होता है और ये चोल वंश का राजा था। उसके बाद आता है उदयन जेराल। उदयन जेराल जो है चेर वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेर वंश वही वंश जिसकी राजकीय चिन्ह कौन थे? धनुष और बाण थे। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस राजवंश के सिक्कों के पृष्ठभाग में मछली का चिन्ह अंकित है? देखिए, आ गया मछली का चिन्ह किसके पृष्ठभाग में अंकित है या किसका राजकीय चिन्ह है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि किस राजवंश का राजकीय चिन्ह मछली है। तो जो पांड्य वंश है इसका राजकीय चिन्ह हो जाएगा मछली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चेर वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो चेर वंश का शाही प्रतीक अभी मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों का, धनुष और बाण था। ठीक है, चोल का क्या था? चोल वंश का हो जाएगा, आप लोगों को मैंने बता रखा है। चोल वंश का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी उसको क्या कहते थे? तो ऐसी भूमि जो मंदिरों के लिए दान में दी जाती थी या उपहार में दी जाती थी उसे तिरुनामा टुकन्नी कहा जाता था। क्या कहते थे? तिरुनामा टुकन्नी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तिरुनामा टुकन्नी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पांड्य राजा जलित परांतक और नेदु जदयन के नाम से जाना जाता था? तो नेदु जदयन और जतिल परांतक के नाम से जो राजा जानना जाता था उसका नाम था वरगुण प्रथम। वरगुण प्रथम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पांड्य राजा थे ये और इनका शाही चिन्ह क्या था? मछली। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, मछली था इनका शाही चिन्ह। ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको याद रहेगा। तो मैं साथ के साथ आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि चीज़ें एक ही क्वेश्चन में जो बार बार रिपीट हो रही है या किसी और क्वेश्चन में रिपीट हो रही हैं तो उसको मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। तो आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा जिससे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चोल साम्राज्यों के अधीन कुर्रम क्या था? तो देखिए, कुर्रम जो है गाँवों का एक समूह होता था। चोल साम्राज्य में कुर्रम को, गाँवों का समूह को कुर्रम कहते थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे शक्तिशाली चोल शासक जिसका कि नाम था राजराज प्रथम, जिसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। याद रखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर जो कि एक शैव मंदिर है, शिव जी को समर्पित है ये। इसका निर्माण किसने कराया था?
राजराज प्रथम ने कराया था। तो कौन सी ईस्वी में राजा बना था राजराज प्रथम? ये 985 ईस्वी में राजा बना था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से चेर राजवंश के लिए जाना जाता था? तो चेर राजवंश का शासन कहाँ पर था, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो चेर वंश का शासन जो है केरल में हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवा दिया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के राजा थे, इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और महरौली में लौह स्तंभ बनवाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं चूंकि ये प्रैक्टिस सेट, तो अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, आज हम लोग 19 नंबर का कर रहे हैं, 18 नंबर के में नहीं। इसमें 18 नंबर के में हमने प्री मिडविल किया है। जो 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको गुप्त साम्राज्य मिलेगा। तो अगर देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा जाकर के, वहाँ पे सारी चीज़ें एलैबोरेट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंचाई हेतु किस सुल्तान ने 3 से अधिक नहरों का निर्माण कराया था? तो सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश ने सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली पर शासन किया है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे लंबा शासनकाल कौन से वंश का रहा है सल्तनत काल में? तो तुगलक वंश का रहा है। ठीक है, अब कौन गुलाम वंश का शासक नहीं रहा है? तो गुलाम वंश का शासक मुबारक शाह नहीं है। ठीक है, मुबारक शाह जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे कौन है? गुलाम वंश के थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मुबारक शाह के बारे में ये दे रखे हैं फैक्ट्स, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 1990 से 1320 के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके फैक्ट जो है रीड कर लीजिएगा। स्थापना खिलजी वंश की किस के द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व प्रणाली, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। और दिल्ली में हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और ये पॉइंट्स भी हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उनकी दयालुता के लिए निम्नलिखित में से किस सम्राट को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बड़े दयालु टाइप का था, तो उसी को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया था, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो देखिए, इब्न बतूता जो है ये एक मोरक्को का यात्री था। ठीक है, ये मोरक्को से आया था और इसने एक किताब लिखी थी जिसका कि नाम था रहेला। ठीक है, रहेला लिखी थी। और रहेला कौन है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट दिए हैं, ये वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को सही कालानुक्रम में हमें लगाना है। ठीक है, तो सही कालानुक्रम इनका क्या होने वाला है?
ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, खिलजी वंश सबसे पहले आएगा, उसके बाद तुगलक आएगा और सबसे लास्ट में लोधी वंश आएगा। 3, 2, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा, अभी हमने पढ़ा था, उसी हिसाब से इसको लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खतौली की लड़ाई राणा सांगा और किसके बीच हुई थी? देखिए, खतौली का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। राणा सांगा यहाँ पर बहुत ही बहादुरी और वीरता के साथ लड़े थे। इसमें राणा सांगा ने अपना एक हाथ भी गंवा दिया था और उनका एक पैर जो है वो तीर लगने से घायल हो गया था, जिसकी वजह से उनको उम्र भर जो है लंगड़े बनकर रहना पड़ा। ये बहुत ही फेमस युद्ध है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और ये लड़ाई जीती किसने थी? राणा सांगा ने जीती थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये सारे जो फैक्ट्स अभी मैंने बताए हैं ये अभी दे रखे हैं यहाँ पे। ये वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत जो है की थी बलबन ने, और बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्यों? अपने शासन को विस्तार देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब हमारे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना करेक्ट निकला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। अब ज्योग्राफी करते हैं, फिर ज्योग्राफी का भी स्कोर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल का होने जा रहा है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सवाना को किस रूप में जाना जाता है? मतलब ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको कैंपोस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो प्रेरी हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर अमेरिका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं, अफ्रीका में सवाना पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसी से जुड़े हुए फैक्ट हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो घास के मैदान हैं उनके बारे में भी बताया गया है, उनके नाम भी दिए गए हैं, रीड कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चक्र को अवसादी चक्र के रूप में जाना जाता है? तो जो फॉस्फोरस चक्र होता है इसे अवसादी चक्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉस्फोरस चक्र के बारे में फैक्ट है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फॉस्फोरस जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों और जल की गुणवत्ता में केंद्रीय भूमिका निभाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के विपरीत ये करता क्या है कि जो मुख्य रूप से वायुमंडल से आते हैं। कौन? कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन जो फॉस्फोरस है ये वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। फॉस्फोरस बड़ी मात्रा में फॉस्फेट चट्टानों में एक खनिज के रूप में पाया जाता है तथा अपरदन और खनन गतिविधियों से ये चक्र में प्रवेश करता है। ठीक है, इस पोषक तत्व को झीलों में अंतर्निहित और मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म जीव या पौधे जो कि पादप प्लवक होते हैं कि अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है, जिसे हम सुपोषण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है एक पर्यावरण में कि अचानक से पौधों जो प्लवक होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है झीलों में, तालाबों में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को सुपोषण कहा जाता है। क्यों होता है सुपोषण? फॉस्फोरस की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाने के कारण। ठीक है, फॉस्फोरस के मुख्य भंडारण भूपर्पटी में है और भूमि तथा फॉस्फोरस आमतौर पर फॉस्फोट के रूप में पाया जाता है। ये सारी चीजें देख लीजिएगा, आगे भी फैक्ट दे रखे हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायु एवं नमी से आच्छादित मिट्टी का भाग क्या कहलाता है? तो वायु एवं नमी से आच्छादित जो मिट्टी का भाग होता है उसे छिद्र स्थान कहते हैं। मिट्टी के बीच में जो जगह खाली होती है, मान लीजिए ये कोई मिट्टी वाली जगह है, ये जगह है, यहाँ पर ये ऊपर क्रस्ट होती है, ठीक है, ऊपरी मिट्टी भरी रहती है, फिर महीन महीन कण भरे रहते हैं, और ये जो जहाँ कहीं पे जगह खाली होती है, ठीक है, वहाँ पर वायु और नमी भरी रहती है, तो इसे ही छिद्र स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। समान जलवायु परिस्थितियों में एक साथ रहने वाले पौधे और पशु समुदाय क्या कहलाते हैं? तो इस समान जलवायु परिस्थितियों में जहाँ पर पौधे और पशु समुदाय रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? वैसे क्वेश्चन ये कह रहा है तो इसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल समान जलवायु वाले होते हैं, एक समान जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जहाँ पे पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक प्रजाति जो अपने निवास में लंबे समय तक खोजने के बाद नहीं पाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो मान लीजिए कोई ऐसी प्रजाति है जैसे कि
कोई प्रजाति या कोई भी पौधे की प्रजाति, कोई जानवर की प्रजाति बहुत लंबे समय तक, लगभग 20 ईयर्स तक अपने जिस हैबिटेट में वो रह रही होती है वहाँ पर नहीं पाई जाती है, वहाँ पर वो पौधा या कोई जानवर वो वहाँ से गायब हो जाता है एकदम से, या धीरे धीरे करके वैनिश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रजाति उस हैबिटेट से चली जाती है, वहाँ से पलायन तो नहीं करेगी, वो एक्चुअली वहाँ से लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रजाति लुप्त हो जाती है उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायोम अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करता है। तो देखिए टुंड्रा जो वनस्पति होती है टुंड्रा प्रकार की, ये अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करेगी। अल्पाइन और आर्कटिक जो रीजन होता है वहां पर पाए जाएंगे टुंड्रा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो देखिए जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है। होता क्या है, देखिए ये कुछ इस तरीके से आप समझिए, हमारी पृथ्वी है, ये बीच से भूमध्य रेखा जा रही है 5 डिग्री 5.5 डिग्री ऊपर 5.5 डिग्री नीचे, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट भूमध्य रेखा के इस रीजन में रोज वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। कैसे होती है कि जो यहाँ पर पवनें होती हैं, धूप की अत्यधिक मात्रा यहाँ पर पड़ती है और धूप की वजह से पवनें गर्म हो जाती हैं, हल्की होकर वायु ऊपर उठने लगती है। जब वायु ऊपर उठने लगती है तो इसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और वहाँ पर वर्षा करती हैं। तो जहाँ पर इस तरीके की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, काली मिट्टी में आमतौर पर किस चीज़ की कमी होती है। तो काली मिट्टी में आमतौर पर फास्फोरस की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निच्छालन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। तो जो लैटेराइट मिट्टी होती है, जब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं तो जो वर्षा होती है, मान लीजिए कहीं पहाड़ी क्षेत्र पर या किसी भी स्थान पे ये बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो मिट्टी है इसका कटान हो जाता है, ठीक है। मिट्टी का कटान में जो लैटेराइट मिट्टी होती है, इसका जो उपजाऊ परत होती है वो चली जाती है, तो इसका उपजाऊपन कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, एस्कीमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो प्रजाति रहती है उसे एस्कीमो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का एक उदाहरण है। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में लू ये नहीं है, पूर्वी पवनें भी ऑल द टाइम चलती हैं और पश्चिमी पवनें भी। इसे वेस्टर्लीज भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ईस्टर्लीज कहा जाता है। जो भारत में मानसूनी पवनें होती हैं ये जून से लेकर के सितंबर महीने तक चलती हैं, ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के महीने में चलेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। तो सर्दियों के दौरान जो वर्षा होती है ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, भारत का दक्षिण भारत का क्षेत्र समझ कहेंगे हम इसे। जो पूर्वी तट है इसको हम लोग कहते हैं, इसको ठीक कर देती हूँ, थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये पूर्वी तट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल। और जो पश्चिमी तट है इसको कहते हैं मालाबार, ठीक है। केरल का जो समुद्र से छूता हुआ हिस्सा है इसे मालाबार कहते हैं, और तमिलनाडु का जो ये हिस्सा है इसे कोरोमंडल कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है, क्यों, लौटते हुए मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में है। तो समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। और ओजोन परत की मोटाई को नापने की यूनिट क्या होती है, डप्सन होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काल बैसाखी कहाँ पर चलती है। ये एक प्रकार की गर्म हवा है जो कि जून के महीने में चलती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हमारे यहाँ जून के महीने में जो हवा चलती है उत्तर प्रदेश में, उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। तो गर्मी और सर्दी ये तो हमें पता है, ये है ही। दक्षिण पश्चिम का मानसून का मौसम है, क्योंकि देखिए जो मानसूनी हवा है
हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम का मानसून मतलब ज़्यादातर वर्षा, कुछ वर्षा तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी होती है, तो इसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। इस तरफ से जो मौसमी हवाएं आती हैं। और दक्षिण पश्चिम का मानसून कहाँ से होता है? ये अरब सागर से जो मानसूनी हवा उठती है इसे दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। लेकिन दक्षिण पूर्व का मानसूनी मौसम हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो कश्मीर घाटी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ मतलब जब पश्चिम की तरफ से, यूरोप की तरफ से भूमध्य सागर में चक्रवातों का निर्माण होता है, हवाएं चलती हैं, मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसको कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाती है। उधर से जिन हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है हिमालयी क्षेत्र में, तो उसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं हम लोग। तो कश्मीर घाटी में वर्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका, किसी वस्तु का धवलता जो है, धवलता जिसे क्या कहते हैं? प्रकाशानुपात परावर्तित प्रकाश के साथ देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी वस्तु का प्रकाशानुपात जो होता है मतलब परावर्तित प्रकाश के साथ देखते हैं तो उसकी चमक निर्धारित करता है। जो वस्तु जितना ज़्यादा परावर्तन करेगी वो उतनी ही ज़्यादा चमकदार दिखेगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है? बुध की धवलता पृथ्वी की धवलता से कम है, तो ये वाला भी सही ऑप्शन है। ठीक है, अब दोनों सही हैं। देखते हैं कूट में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी धवलता की मैंने डेफिनेशन दे रखी है, ये आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है वो इसको पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संबंध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा बंगाल की खाड़ी की तरफ उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर भारत की जलवायु के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए उत्तर भारत की जो जलवायु है उसके लिए हिमालय इसलिए महत्वपूर्ण है कि दक्षिण पश्चिमी की मानसूनी हवाएं जो हैं उनको भारत से चलने से रोकता है। दक्षिण पश्चिम का जो मानसूनी हवाएं हैं ये भारत में कैसे वर्षा करती हैं, इसको समझने का प्रयास करिए कि जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है, अरब सागर की जो शाखा है, ये यहाँ से सीधी जाती है, केरल से प्रवेश करते हुए ये इस तरफ से ऐसे होती हुई निकल जाती है और ये यहाँ पर जाकर के हिमालय से टकराती है। ठीक है, टकरा करके जब हवाएं वापस आती हैं तब इस एरिया में बारिश होती है। ठीक है, इस एरिया में ये मानसून, फिर बंगाल की खाड़ी से भी जो मानसून उठता है वो जाकर के यहाँ गारो खासी जयंतिया में ऊपर की तरफ टकराता है नॉर्थ ईस्ट में, और वो हवाएं इधर निकल जाती हैं, कुछ हवाओं से इधर भी वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को भारत से चलने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये आपके ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का 20 में से कितना स्कोर बना। ठीक, ईमानदारी से बताइएगा कितना स्कोर बना। चलो, अब साइंस के 10 क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। आज कंप्यूटर नहीं है, शायद मैंने गलत अनाउंसमेंट कर दी है स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर के हैं। आज साइंस के क्वेश्चन कुछ मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, तो वीडियो के एंड में आप लोग मुझे बताओगे साइंस में आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? सबको पता है कि बल की जो एसआई इकाई है वो न्यूटन होती है। एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैंडला किस की इकाई है? तो कैंडला जो है ज्योति तीव्रता या दीप्ति तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ज्योति तीव्रता भी लिखा हुआ मिलता है तो ये एक ही बात है, ज्योति तीव्रता या दीप्ति तीव्रता दोनों सेम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर में नापी जाती है विद्युत धारा एसआई पद्धति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किसी पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई को द्वारा दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ की मात्रा को एसआई पद्धति में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अगर हम इसको समझें, किसी पदार्थ की मात्रा को एसआई पद्धति में क्या कहेंगे, किस इकाई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो किसी पदार्थ की मात्रा को हम लोग एसआई पद्धति में मोल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इकाई क्या है?
तो इकाई क्या होती है? एक अज्ञात मात्रा जिसके संबंध में कुछ मापा जा सकता है, ठीक है। इकाई वही होती है कि उस मात्रा को नहीं बताया जाता है कितनी मात्रा है, लेकिन उसको उस मात्रा में कुछ नापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा दूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष है। ये दूरी का मात्रक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्य का मात्रक क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक। वर्ष, भाई वर्ष में तो हम समय ही नापते हैं। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, तो वर्ष नहीं है। वर्ष जो है समय का मात्रक है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक, पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है, ठीक है। तो 1 और 3 जिन कूट में मिलेंगे वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? हमें बताना है। तो एक समुद्री मील जो है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील्स भी बोलते हैं इसको। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखोगे और ये इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फिजिक्स के या साइंस के आप कह लो। तो बताओ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा और आउट ऑफ 50 कितना स्कोर रहा, आप ये भी बताना। अगर आप इसमें 35 से 38 तक ला रहे हो, दैट मीन्स आप लोग अच्छा कर रहे हो, ठीक है। जिन लोगों के 25 से 30 के बीच आ रहे हैं उनको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिनके 25 से नीचे स्कोर आ रहा है दैट मीन्स उनको अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने पेयर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का आप लोगों को जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, री एग्ज़ाम यूपीपी का, मैं डेली एक सेट पब्लिश करती हूँ, एक सेट आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस करोगे, नोटिफिकेशन में ऑल कर लोगे, तो डेली आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कर पाओगे। ठीक रहिए, मेहनत करिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चीज़ें याद हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने का यही बेस्ट तरीका है रिवीजन। फोकस करिए अपने गोल पे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।